प्रणाम आप सभी को। तो आज हम अपना एपी एंड जीपी का बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि व्हाई वी स्टडी एपी एंड जीपी। तो देखिए, आज हम ये क्लियर करेंगे डेफिनेशन, फॉर्मूला, व्हाई वी स्टडी एंड बेसिक क्वेश्चंस। तो सबसे पहले क्लियर करना ये जरूरी है कि हम इसे पढ़ी क्यों रहे हैं। ऑलरेडी इतना सारा जो है हमारा सिलेबस है, उसमें इन्होंने एपी एंड जीपी ला दिया, नया सिस्टम ला दिया। अब चलिए इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए, एपी एंड जीपी का जब चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा तो आपको समझ आएगा कि पैटर्न्स क्या होते हैं, किस टाइप के पैटर्न्स आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। अब देखिए पैटर्न्स कैसे, अगर मेरा कोई एग्जाम था, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई एग्जाम दिया, ठीक है, उसमें मैंने जो देखा वो ऑब्जर्व किया कि पहले तो जो है मेरे मॉक टेस्ट में सिर्फ 5 मार्क्स आए थे, ओनली 5 मार्क्स आए थे। मैंने क्या किया, मॉक टेस्ट दोबारा लगाने की कोशिश करी तो मेरे मार्क्स फिर से कितने आए, सिर्फ 7 मार्क्स आए। इतनी इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई मुझे कि पूछो मत। उसके बाद मैंने दोबारा से मैंने कहा चलो एक मॉक टेस्ट लगा के देख लेते हैं, क्या पता कुछ ज्यादा का डिफरेंस आ जाए। बट ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आया, सिर्फ 2 मार्क्स दोबारा से मेरे बढ़ गए। और उसके बाद जब मैंने एक बार मैंने कहा चलो लास्ट ट्राई कर लेते हैं, तब भी मेरे मार्क्स सिर्फ कितने आए, 11। इतने ही मार्क्स बढ़ पाए, इससे ज्यादा मेरे मार्क्स नहीं बढ़ पाए। फिर मैंने मॉक टेस्ट नहीं लगाया, मैंने कहा स्टडी कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। मैंने देखा कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि मैंने जब मॉक टेस्ट लगाया था पेपर का तो मेरे ज्यादा मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे। कितना इंक्रीज हो रहे हैं, सिर्फ 2, यहाँ भी सिर्फ 2, यहाँ भी सिर्फ 2। ये कैसे निकाल लिए मैंने 2, मैंने क्या किया, 7 में से जब 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आया, 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तब भी क्या आया, 2 आया, 11 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया तब भी क्या आया, 2 आया। ये जो है मेरी क्या है, फर्स्ट टर्म है जिसे मैं A1 बोलती हूँ, ये मेरी सेकेंड टर्म है जिसे मैं A2 बोलती हूँ, ये मेरी थर्ड टर्म है जिसे मैं A3 बोलती हूँ, ये मेरी फोर्थ टर्म है जिसे मैं A4 बोल देती हूँ। तो मैंने इसमें 5 से क्यों नहीं सब्ट्रैक्ट किया, सेकेंड टर्म क्यों ली, 7 में से क्यों सब्ट्रैक्ट किया 5 को, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना होता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब देखिए 5 के आगे क्या और कोई टर्म हमें दिख रही है, नहीं दिख रही। हमने क्या देखा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर सेकंड टर्म में 5 ले लेती हूँ तो मेरी फर्स्ट टर्म तो 5 के आगे कुछ है ही नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, अपनी सेकंड टर्म से स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया। तो यहाँ मैंने ऑब्जर्व किया कि ये तो एक पैटर्न बन रहा है। कैसा पैटर्न, कि हर बार मेरे जो मार्क्स हैं +2 +2 +2 क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे। तो यानी कि मैंने ये पैटर्न ऑब्जर्व किया कि हर बार जब मैंने मॉक टेस्ट दिया तो मेरे +2 मार्क्स क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे। तो यही हमने सीखना है एपी एंड जीपी में। जब आप चैप्टर के एंड में आ जाओगे तब आपको पता चलेगा आपने किस तरीके के पैटर्न को ऑब्जर्व किया। अब देखिए, अगर हम एक और एग्जांपल लें, इससे आपको पता चलेगा ग्रोथ के बारे में। किसके बारे में, ग्रोथ के बारे में। अगर मान लीजिए, अगर आपने इस बार अब मॉक टेस्ट लगाया, पहली बार आपके मार्क्स दोबारा से फिर क्या बने, 5 बने। लेकिन इस बार आपका अटेम्प्ट था सेकंड, एक बार आप पेपर दे चुके हो, चलो कोई बात नहीं, मार्क्स +2 बढ़ रहे थे। लेकिन इस बार सेकंड अटेम्प्ट में आपको बहुत सारा कुछ क्लियर हो चुका है, तो आपके मार्क्स जो हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं, आपके मार्क्स तेजी से बढ़ रहे हैं, इस तरीके से, फटाफट से। तो हमें भी पता है, अब हमने जब सेकंड अटेम्प्ट दिया था तो हमारे बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते गए, इसलिए हमारी बहुत ज्यादा फास्ट ग्रोथ हो रही थी, बहुत ज्यादा फास्ट ग्रोथ हो रही थी। तो इससे एपी एंड जीपी से हम अपनी ग्रोथ के बारे में भी समझ सकते हैं। अगर हमारी स्लो ग्रोथ है तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका एपी का। अगर आपकी ग्रोथ स्लो है आपकी ग्रोथ, तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका एपी का। और जब हमारी ग्रोथ हो रही है फास्ट, वो एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा जीपी का। अभी हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो अभी तक हमें ये क्लियर हुआ, सिर्फ एपी एंड जीपी पढ़ के हम करेंगे क्या, एपी एंड जीपी पढ़ के हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। जैसे कि हम पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे पैटर्न, वो अभी हम क्वेश्चन करते हुए देखेंगे किस तरीके के पैटर्न्स। और मैं अपनी ग्रोथ को ऑब्जर्व कर सकती हूँ। ग्रोथ किस तरीके की ग्रोथ, अगर मेरी सैलरी अभी 30,000 है और मुझे ये निकालना है कि मुझे तो अपनी सैलरी 1,60,000 करनी है, कितने टाइम लगेगा मुझे 1,60,000 करने में। अगर हर साल मेरी सैलरी
2000 बढ़ रही है तो मैं 1,60,000 पे कब आऊंगी? तो ये मैं फास्ट कैलकुलेशन कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ एपी एंड जीपी। तो ये हम सीखेंगे। अब हम चलते हैं इसकी बेसिक डेफिनेशन में। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम क्लियर करते हैं इसकी डेफिनेशन को। अब देखिए अभी हमने देखा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को पूरा कंप्लीट करने के बाद हमें यह समझ आएगा कि पैटर्न्स किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर ग्रोथ जो है किस तरीके से आ रही है। ठीक है, अब देखिए अब हम चलते हैं वर्ड्स की तरफ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन हमने क्या लिखी हुई है? एक ऐसी सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय अ कांस्टेंट डिफरेंस इज कॉल्ड एन ईपी। इस उसे आप क्या कहोगे? एपी कहोगे। जब आपको आपकी हर एक टर्म में या तो इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा या फिर डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा एक कांस्टेंट डिफरेंस के साथ, उसे आप क्या बोलोगे? एपी। बिल्कुल सेम डेफिनेशन है आपकी जीपी की, लेकिन इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको? कांस्टेंट रेशियो। जैसे यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? कांस्टेंट डिफरेंस, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज देखने को मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कांस्टेंट रेशियो। तो बिल्कुल सेम डेफिनेशन है जीपी की भी। सिंपल बिल्कुल लिखोगे, वहां पे भी एक सीक्वेंस होगी, यहाँ पे भी क्या होगा? ईच टर्म आपकी इंक्रीज करेगी या फिर डिक्रीज करेगी, लेकिन किसके साथ? एक कांस्टेंट रेशियो के साथ। उसे आप क्या बोलोगे? जीपी बोलोगे। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक डिफरेंस, उसे आप क्या बोलोगे? एपी बोलोगे। अभी एक बार हमें एग्जांपल से ज्यादा क्लियर हो पाएगा कि एपी और जीपी के एक्चुअल में क्वेश्चन हमारे पास किस तरीके से आते हैं। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि अनंत टर्म निकालिए या फिर ये एपी है या जीपी है, आप ये चेक करके बताइए। तो देखिए आपको अगर एपी का क्वेश्चन आता है कि आपको एपी चेक करनी है, तो एपी में अगर आपका डिफरेंस सेम है, अगर आप बात कर रहे हैं एपी की, एपी में अगर आपको डिफरेंस सेम देखने को मिलता है टर्म्स के बीच में, तो वो आपकी एपी बनती है, अदरवाइज नहीं बनती। अगर हम बात करें जीपी की, अगर जीपी में आपको टर्म्स की कांस्टेंट रेशियो इक्वल दिखाई देती है तो वो आपका जीपी बनता है, अदरवाइज नहीं बनता। तो देखिए अभी जब हमने ये क्लियर किया था कि वाई वी स्टडी एपी एंड जीपी, तो हमने ये क्लियर किया था कि हम इसमें किसको ऑब्जर्व करते हैं? पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। और ये जो है 7, ये हमारी क्या है? फर्स्ट टर्म है, जिसे हम A1 भी बोल सकते हैं या फिर A भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। ये हमारी कौन सी होती है? सेकंड टर्म होती है। ये आपकी थर्ड टर्म होती है। ये आपकी फोर्थ टर्म होती है। ये आपकी फाइव टर्म होती है। तो हमने क्या करना है? अपनी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। हम क्या निकालेंगे? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे कि हमारा जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो हमने क्या निकाला? हम निकाल रहे हैं डिफरेंस। डिफरेंस को हम डिनोट करेंगे डी के साथ। डिफरेंस को डिनोट करेंगे हम अपने डी के साथ, A2 माइनस A1। अब A2 सेकेंड टर्म मेरी क्या है? यहाँ पे 10, 10 में से मैं 7 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो क्या आएगा? 3। ऐसे ही मैं अपना डिफरेंस अब क्या निकालूंगी? यहाँ पे सेकेंड में मैं लिखूंगी A3 में से जो मेरी थर्ड टर्म है उसमें से मैं अपनी सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करूंगी, तो हमारे पास जो थर्ड टर्म है वो क्या है? 13। 13 में से अगर मैंने 10 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास दोबारा से 3 आ जाएगा। जस्ट लाइक दैट हम क्या करेंगे? फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारी फोर्थ टर्म क्या है? 16। 16 में से आप 13 को सब्ट्रैक्ट करोगे, दोबारा से आपको 3 मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही अब आप दोबारा से क्या करोगे? जो आपकी फिफ्थ टर्म है उसमें से आप फोर्थ टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तब भी आपको मिलेगा 3। तो यानी कि फर्स्ट जब सब्ट्रैक्शन की तब भी 3, सेकंड जब किया तब भी 3, थर्ड किया तब भी 3, और जब फोर्थ करोगे, अपनी फिफ्थ में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करोगे, तब भी आपको डिफरेंस जो है वो 3 ही देखने को मिलेगा। यानी कि अभी हमने डेफिनेशन क्लियर करी। एपी क्या होता है? एक ऐसी सीक्वेंस, ये आपको क्या दी हुई है? एक सीक्वेंस दी हुई है, कुछ आपको टर्म्स दी हुई है, आपको सीक्वेंस दी जाएगी। यहाँ पे क्या होगा? आपकी ईच टर्म या तो इंक्रीज कर रही होगी। अब देखिए ये जो हमें सीक्वेंस दी हुई है 7, 10, 13, ये क्या हो रही है? हमारे पास इंक्रीज कर रही है या फिर डिक्रीज कर रही है? ये क्या हो रही है? 3 नंबर से क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो या तो इंक्रीज करेगी कोई सीक्वेंस या फिर डिक्रीज करेगी। किसके साथ? एक कांस्टेंट आपका डिफरेंस के साथ, कांस्टेंट डिफरेंस के साथ। तो ये कांस्टेंट डिफरेंस मतलब कि जो आपका चेंज नहीं हो रहा। कांस्टेंट मतलब कोई फिक्स्ड वैल्यू जो चेंज नहीं होती। तो कांस्टेंट डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको, तो यानी कि हम कह सकते हैं जो गिवन आपके पास सीक्वेंस है वो आपकी एपी है। यानी कि हमने एपी में यही देखना था कि अगर हमारा जो डिफरेंस है वो सेम आता है, यानी कि हम उसे कह सकते हैं वो हमारी एपी है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसके कंपेयर में अगर हम बात करें जीपी की, जीपी में हमें क्या देखना होता है? कांस्टेंट रेशियो। जैसे कि अभी हमें एपी में देखा कांस्टेंट डिफरेंस,
क्या किया, डिफरेंस निकाला, सब्ट्रैक्ट किया। ऐसे ही हम इसमें क्या निकालेंगे, कांस्टेंट रेशियो। कांस्टेंट रेशियो कैसे निकाल लेंगे, जब आप क्या करोगे, अपने A2 को डिवाइड करोगे A1 से। दैट मीन्स जब अपने आप नेक्स्ट टर्म को, आप ऐसे बोल सकते हो, जब आप नेक्स्ट टर्म को किससे डिवाइड करोगे, प्रीवियस टर्म से। किससे डिवाइड करोगे, प्रीवियस टर्म से, तो आपको मिल जाएगी रेशो। क्या मिल जाएगी, आपको रेशो देखने को मिलेगी। बाकी डेफिनेशन सेम है जीपी की भी। अब इस एग्जांपल में देख लेते हैं, क्या जो आपका ये एग्जांपल गिवन है, ये जो सीक्वेंस गिवन है, क्या आप इसमें डिफरेंस निकाल लोगे, नहीं। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको रेशो फाइंड करनी है। रेशो फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेशो फाइंड करने के लिए जो आपकी नेक्स्ट टर्म है उसको आपको प्रीवियस टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे 5 क्यों नहीं लिया, ऊपर 5 डिवाइडेड बाय क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो 5 से प्रीवियस टर्म तो कुछ है ही नहीं, 5 के आगे तो कोई टर्म है ही नहीं ना, 5 से पहले तो कोई टर्म है ही नहीं, इसलिए हम अपनी सेकेंड टर्म लेके चलते हैं, जो कि क्या है आपकी 10। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कैसे निकालोगे रेशो, आप अपनी रेशो कैसे निकालोगे, यहाँ पे आप करोगे 10 को किससे डिवाइड करोगे, 5 से। तो यहाँ पे आपकी जो रेशो आएगी वो आएगी 2। इसी तरीके से आप अपनी नेक्स्ट निकालोगे, 20 को किससे डिवाइड करोगे, आप अपने 10 से, तो यहाँ पे भी आपके पास 2 आएगा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे आप क्या करोगे, नेक्स्ट टर्म को आप डिवाइड कर रहे हो प्रीवियस टर्म से। यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या थी, 10 को डिवाइड किया प्रीवियस टर्म से, उससे नेक्स्ट टर्म क्या थी, 20 को डिवाइड किया प्रीवियस टर्म से। अब नेक्स्ट टर्म क्या है, 40 को डिवाइड करोगे प्रीवियस टर्म से, तो यहाँ पे दोबारा से 2 आ जाएगा। तो अब देखिए क्या रेशो सेम आ रही है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, हाँ जी बिल्कुल सेम रेशो आ रही है। तो यानी कि ये हमारा जीपी बन गया, क्योंकि जीपी में हमें देखनी थी रेशो, अगर रेशो सेम नहीं बनती तो वो जीपी नहीं बनता। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें फटाफट से आप डिफरेंस निकाल के देखिए, अगर डिफरेंस सेम है तो वो आपका एपी बन जाएगा। 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे 4, दोबारा 12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 6 बनेगा। 20 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बनेगा आपका, 8 बनेगा। अब देखिए जब यहाँ पे डिफरेंस ही सेम ही नहीं आ रहा, फर्स्ट टर्म जब आपने डिफरेंस निकाला तो 4 आ रहा है, सेकंड में आपका 6 आ रहा है, थर्ड में आपका 8 आ रहा है। मेरे पास स्पेस की कमी थी, इस वजह से मुझे इस तरीके से लाइन में बना के लिखना पड़ा, ठीक है, लेकिन हमें ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। अभी हमने देखा हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो ये आपकी एपी नहीं है। जो सेकेंड एग्जाम्पल है आपका वो आपकी एपी नहीं है, एपी नहीं है। क्यों नहीं है एपी, क्योंकि जो डिफरेंस है वो हमारा सेम नहीं आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम आता सब में तो वो हमारी एपी बन जाती। अब नेक्स्ट देखिए, अब ये देखना है हमें सेकेंड एग्जांपल में कि ये हमारी जीपी बन रही है या फिर नहीं बन रही। जीपी में हमें क्या करना होता है, जो अपनी नेक्स्ट टर्म है उसको किससे डिवाइड करना होता है, नेक्स्ट टर्म को हमें डिवाइड करना होता है प्रीवियस टर्म से। तो एक बार हम देख लेंगे, सेकेंड एग्जाम्पल था हमारा 2, 6, 18 और 50। हम क्या करेंगे, रेशो को निकालने के लिए हम देखेंगे जो हमारी सेकंड टर्म है वो क्या है, 6 को डिवाइड करोगे आप 2 से, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे ही सेम जब आप R2 निकालोगे तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, नेक्स्ट टर्म क्या है, 6 के बाद नेक्स्ट टर्म है 18। 18 को जब आप डिवाइड करोगे प्रीवियस टर्म से दैट इज 6, तो यहाँ पे भी दोबारा से 3 आ जाएगा। अब उसके बाद 18 के नेक्स्ट टर्म क्या है, 18 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या है 50। 50 को आपको किससे डिवाइड करना है, नेक्स्ट टर्म को डिवाइड करना होता है प्रीवियस टर्म से 18। अब देखिए आप किसी भी तरीके से कट कर लीजिए, लेकिन आपका ये इक्वल टू 3 नहीं आएगा, ये नॉट इक्वल आएगा। यानी कि जब आप 50 को 18 से डिवाइड करोगे तो वो 3 के इक्वल नहीं आएगा। तो देखिए रेशियो तो हमारी हो गई डिफरेंट, 2 सेम होगी बट एक डिफरेंट होगी। तो चाहे एक डिफरेंट हो, चाहे 2 डिफरेंट हो, चाहे एक भी क्या हो, डिफरेंट हो, तो ये आपकी जीपी नहीं कहलाएगी। क्यों, क्योंकि जीपी में तो रेशो सेम होनी चाहिए, बट यहाँ पे हमारी डिफरेंट आ गई। तो इस तरीके से हम एपी और जीपी में कंपैरिजन हमने देख लिया कि एपी में हम देखते हैं जब हमारा डिफरेंस सेम है या फिर नहीं है, और बिल्कुल कंपैरिजन में अगर हम जीपी की बात करें, जीपी में हम देखते हैं अपनी रेशो। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब अपने कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। एपी और जीपी के क्वेश्चन हमें गिवन है, 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अभी हमने ये सीखा कि अगर हमारा डिफरेंस सेम आ रहा है दैट मीन्स वो आपकी एपी है, अगर आपकी रेशियो सेम आ रही है दैट मीन्स वो आपकी जीपी है। अब हम किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, हमें क्या निकालना होता है, डिफरेंस निकालना होता है। कैसे निकालते हैं हम, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेकंड टर्म को हमने डिनोट किया A2 से,
फर्स्ट टर्म को हमने डिनोट किया A1 से, तो हमारे पास सेकेंड टर्म क्या है 15, 15 में से अगर मैं 20 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो हमारे पास क्या आंसर आएगा नेगेटिव में 5। ठीक है, ऐसे ही सेम अब मैं क्या करूंगी A3 में से किसको सब्ट्रैक्ट करूंगी A2 को, ये हमने सीखा था अभी। जब हम A3 क्या है हमारी 10, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे अपने 15 को, यानी कि तो हमारे पास दोबारा से नेगेटिव में 5। नेक्स्ट हम क्या करेंगे A4 में से किसको सब्ट्रैक्ट करोगे A3 को, तो हमारे पास क्या है A4 टर्म, ये वाली A1, ये A2, ये A3, ये A4। A4 हमारी 5 है, A3 हमारी 10 है, दोबारा से हमारा आंसर नेगेटिव में 5 आया। अब A5 भी हमें गिवन है, अब हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोबारा से, तो अगेन हमारे पास आया नेगेटिव में 5। तो देखिए सबका आंसर क्या है नेगेटिव में 5, यानी कि हमारा जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है। तो ये एक AP है, ये एक AP है, सबका डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है, कांस्टेंट है, तो यानी कि ये एक AP है। यही देखना था। तो ऐसा नहीं है इंक्रीज करेगा, तो ये AP कैसी है इंक्रीजिंग AP है या फिर डिक्रीजिंग AP है, ये AP क्या है डिक्रीजिंग AP। नेगेटिव में 5 क्या होता है एक डिक्रीजिंग नंबर होता है। तो इस तरीके से हमने देखना है। मैं ये डेफिनेशन क्लियर करना चाह रही हूँ, अभी हमने डेफिनेशन क्लियर करी थी, एक ऐसी सीक्वेंस AP की डेफिनेशन क्या थी, एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें टर्म क्या करे या तो इंक्रीज करेगी या फिर डिक्रीज करेगी। ऐसे ही हमारे पास ये सीक्वेंस गिवन थी, इसमें हमारी जो टर्म्स हैं वो क्या कर रही हैं डिक्रीज हो रही है, हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए हमारा जो आंसर है डिक्रीजिंग में आ गया, और उसमें क्या होता था हमारा एक कांस्टेंट डिफरेंस आएगा। तो ये हमने AP की डेफिनेशन क्लियर कर ली, तो ये हमारी AP बन गई। बिल्कुल सेम ऐसे ही अब हमें क्या करना है GP में देखना है। GP में हम क्या निकालते हैं रेशो निकालते हैं। रेशो किस तरीके से निकालोगे A2 में A2 से A1 को सब्ट्रैक्ट करोगे या डिवाइड करोगे A2 डिवाइडेड बाय A1। तो A2 क्या है 27, 27 को किससे डिवाइड करोगे 81 से, तो कितना आएगा 1/3। आपको पता है 27 के टेबल में 81 आता है किस नंबर पर 3 नंबर पर। तो इस तरीके से आप A3 डिवाइडेड बाय A2 निकाल लोगे। अब आपको पता है आपका A3 क्या है, फर्स्ट टर्म आपकी A1, सेकेंड टर्म आपकी A2, थर्ड टर्म आपकी 9, तो यानी कि 9 को आप डिवाइड करोगे 27 से, सो अगेन आपको क्या मिलेगा 1/3। दोबारा से A4 आपको दिया हुआ है, A4 को आप डिवाइड करोगे A3 से, इस बार A4 क्या है 1 2 3 4, 3 को डिवाइड करोगे 9 से, तो दोबारा से 1/3। सेम ऐसे ही आप अपने A5 को किससे डिवाइड करोगे A4 से, तो आपको क्या मिलेगा इस बार 1/3। तो देखिए 1/3 1/3 1/3 1/3, तो क्या हो गया रेशो सबकी क्या है सेम है। तो यानी कि जब हमने रेशो निकाली तो हमारे पास क्या आया एक कांस्टेंट वैल्यू आई जो चेंज नहीं हो रही है। तो ये आपकी क्या हो गई GP होगी। क्या होगी GP। कैसी GP इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। 1/3 में जब आंसर आता है तो वो क्या है एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, यानी कि ये आपकी GP कैसी बन रही है एक डिक्रीजिंग GP बन रही है। नेक्स्ट देखेंगे हम। अब हमारे पास क्या है एक क्वेश्चन और है AP का, इस तरीके से भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर हमारे पास साइन क्या आ जाए पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये भी देख लेना बनता है एक बार। अब सेम हमें फॉर्मूला तो पता चली क्या है, हम क्या करते हैं A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, A2 हमारा 1 है, नेगेटिव हम लगाते हैं, और ऑलरेडी हमारी फर्स्ट टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, तो इसको स्टेप को बहुत ध्यान से करना है। तो हम क्या करेंगे अब ब्रैकेट लेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे नेगेटिव में 3। क्यों ली हमने ब्रैकेट, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म में ऑलरेडी नेगेटिव है, और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा और साथ में ब्रैकेट भी लेनी पड़ेगी। अब हमें पता है दो सेम साइन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, आंसर क्या देते हैं पॉजिटिव। तो 1 और नेगेटिव क्या हो जाते हैं पॉजिटिव, तो यहाँ पे 3, तो हमारा आंसर आएगा 4। ठीक है, अब ऐसे ही बिल्कुल A3 में से A1 हम किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे A2 को। इस वाले ये वाले जो क्वेश्चन है वो हमारे AP के हैं, उस साइड वाले क्वेश्चन हमारे GP के हैं। तो AP पे हम क्या करते हैं AP में हम डिफरेंस को निकालते हैं। तो अब A3 हमारे पास क्या है 5, उसमें को हम सब्ट्रैक्ट करना है किस में से A2 में से, डेट इज योर 1, 5 में से 4 गए 1, ऐसी सेम A4 माइनस A3 क्या आ जाएगा A4 क्या है इस बार 9, 9 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 5 को, अगेन आपका 4 4 4, तो सेम क्या आ गया डिफरेंस क्या आ गया आपका सेम आ गया, यानी कि जो ये है आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई 4 4 4, तो ये आपका AP बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इस GP का क्वेश्चन है। GP में हमें पता है रेशो निकालनी होती है, क्या करेंगे सेम वही A2 को डिवाइडेड बाय A1,
उसके बाद A3 को डिवाइडेड बाय A2, कितनी टर्म्स दी हुई हैं 1 2 3 4, तो ऐसे ही A4 डिवाइडेड बाय A3, इसी तरीके से करेंगे। अब A2 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो नेगेटिव में 6 को आप 3 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, नेगेटिव में 2। ऐसे ही A3 को जब डिवाइड करोगे A2 से, A3 आपके पास 12 है, नेगेटिव में 6 है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोबारा से 2। A4 को जब डिवाइड करोगे आप इससे, नेगेटिव में 24 दिया हुआ है, A3 से डिवाइड करोगे 12, तो अगेन आपके पास नेगेटिव में 2 आ जाएगा। तो रेशो क्या आई, सेम आई। तो यानी कि जब आपने रेशो फाइंड की तो आपके पास जो वैल्यू आई वो क्या आई, सेम आई, -2, लेकिन ये क्या बन गई आपकी, एक जीपी बनी। कैसे क्या बनी, एक जीपी बनी। और कैसे जीपी बनी, डिक्रीजिंग जीपी। कैसी बनी, डिक्रीजिंग जीपी, जहां पे आपकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आई होप ये क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन जो है आपको समझ आए होंगे। अब हम इसका बेसिक फॉर्मूला डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि हम nth टर्म को कैसे फाइंड करेंगे, तो वो भी हमारा समझना बहुत जरूरी है, वो हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट, अभी देखिए, अभी हम कंक्लूजन ये निकालते हैं जो भी हमने पढ़ा। सबसे पहले हम बात करेंगे अगर एपी की, एपी के जो भी क्वेश्चंस हमने किए या जो भी हमने क्लियर किया कि क्यों हम इसको पढ़ते हैं ग्रोथ के लिए, ठीक है, तो हम इसमें एपी में यूज करते हैं अपने बेसिकली सब्ट्रैक्शन का। और हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो भी हमारे पास रिजल्ट आता है वो क्या होता है, सेम होता है। हम बात कर रहे हैं एपी की, एक तो हम एपी में सब्ट्रैक्शन का यूज करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, और हमारा जो रिजल्ट सेम आता है, इन दो कंडीशन के बेसिस पे हम ये बोलते हैं कि जो भी हमें सीक्वेंस गिवन है वो हमारी एपी बन जाती है। इन कंपेयर टू, अगर हम कंपैरिजन करें जीपी की एपी से, तो हमने ये देखा कि जीपी में हम बेसिकली रेशो निकाल रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, और जीपी में भी रिजल्ट सेम देख रहे हैं। अगर हमारे पास आंसर सेम आता है तो वो जीपी बन जाती है, अदरवाइज नहीं। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं, एपी में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं और जीपी में हम डिवीजन करते हैं, और दोनों में रिजल्ट जो है वो हम सेम कंसीडर करके चलते हैं। अब बात करते हैं इसमें nth टर्म। एक जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें nth टर्म के क्वेश्चन आते हैं, चाहे बात करें एपी की चाहे बात करें जीपी की, तो इनका जो फॉर्मूला है वो क्या है। अगर हम बात करते हैं एपी की, तो एपी के लिए nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला है वो आता है आपके पास a प्लस n-1 इंटू डी। अगर हम बात करें जीपी की, तो nth टर्म का जो फॉर्मूला आता है a मल्टीप्लाई r रेज टू दी पावर n-1। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, देखिए दोनों के दोनों स्टार्ट हो गए आपके फर्स्ट टर्म से। ए आपकी जो है वो क्या है, फर्स्ट टर्म, यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ ए जो है वो हमारी फर्स्ट टर्म है। डी रोल प्ले कर रहा है आपका कॉमन डिफरेंस का। कॉमन डिफरेंस क्या, अगर हम A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसे ही तो हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। जो हम डिफरेंस निकालते हैं उसे ही तो हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और n क्या है, टर्म नंबर। टर्म नंबर कैसे, टर्म नंबर अभी हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई सीक्वेंस गिवन की हुई है जैसे कि 2 4 6 8 इस तरीके से, तो अगर आपके पास 4 टर्म गिवन है और आपसे पूछा कि आप 5th टर्म इसकी निकाल के बताइए, तो वो हो जाएगा आपका टर्म नंबर। n को हम कंसीडर करेंगे टर्म नंबर। अब देखिए यही लिखा हुआ है, हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे बात करें एपी की चाहे बात करें जीपी की, दोनों में स्टार्ट होगा ए से। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसमें हमें देन ऐड करेंगे हम अपने फॉर्मूले में डी को n-1 टाइम्स। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, हमें जब nth टर्म फाइंड करनी होगी तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। ए हमारी फर्स्ट टर्म है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस है, n-1 डी आपको ये बता रहा है कि जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो कितनी बार ऐड होगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें जीपी की, जीपी का फॉर्मूला हमने बोल दिया कि ए को जब मल्टीप्लाई करेंगे r रेज टू दी पावर n-1 से। अब यहाँ पे ए दोबारा से फर्स्ट टर्म, r क्या है ये हम पढ़ के आ चुके हैं, r हमारी क्या है, हमारी कॉमन रेशो है। अब r रेज टू दी पावर n-1 हमें ये बता रही है कि जो आपका r है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग n-1 टाइम्स आपका मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आपको यही बताता है, n यहाँ पे भी टर्म नंबर ही बताता है कि कौन सी टर्म आपको निकालनी है। वही सेम, स्टार्ट फ्रॉम ए देन मल्टीप्लाई r n-1 टाइम्स। यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे अपने d को n-1 टाइम्स। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, r को मल्टीप्लाई कर रहे हो n-1 टाइम्स। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं।
अब देखिए, अभी जो हमने nth टर्म के दो फॉर्मूले पढ़े अपने AP के लिए, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, GP के लिए a मल्टीप्लाई r एच टू दी पावर n माइनस वन। तो हम क्या करेंगे, AP के लिए AP वाला फॉर्मूला, GP के लिए GP वाला फॉर्मूला। ये एग्जाम्पल है हमारा AP का और ये एग्जाम्पल है हमारा GP का। अब देखिए, AP में हम सबको पता है डिफरेंस निकालते हैं, कभी GP में भी डिफरेंस निकाल रहे हो। GP में हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, राइट। तो देखिए अभी हम देखते हैं, अब इसमें क्या है, अरे इसमें तो हमारा काम आसान कर दिया, हमें सीक्वेंस गिवन है। AP में भी, AP के जो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा nth टर्म का, उसमें भी एक सीक्वेंस गिवन है। GP का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है nth टर्म का, उसमें भी हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है। उसके बाद इन्होंने हमारा काम आसान कैसे किया, इन्होंने a की वैल्यू तो पहले ही दे दी, इधर 2 दे दी a की वैल्यू। अब a का मतलब क्या है, a क्या पढ़ा था हमने अभी, a मतलब फर्स्ट टर्म, a बोल लो या फिर a1 बोल लो, बात एक ही है। a भी आपकी फर्स्ट टर्म होती है, a1 भी आपकी फर्स्ट टर्म होती है। तो फर्स्ट टर्म ऑलरेडी आपके पास गिवन है 2, और ये हमें दिख भी रहा है सीक्वेंस में, फर्स्ट टर्म हमारी 2 ही है। नेक्स्ट आपको क्या दे दिया, d इज इक्वल टू 3। अरे ये d क्या होता है, d हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस क्या, अगर मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरा क्या आएगा 3, ऐसे ही थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी 3 आएगा, फोर्थ में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी मेरा 3 आएगा। तो ये क्या दे दिया, कॉमन डिफरेंस भी ऑलरेडी गिवन है। हमें क्या निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालनी है। क्या निकालनी है, फिफ्थ टर्म निकालनी है। तो क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया, उसमें क्या कर रहे थे हम, सिंपल हमने निकाला था डिफरेंस, a3 में से a2 माइनस कर रहे थे, a2 में से a1, a4 में से a3। अब ये आ गया nth टर्म का क्वेश्चन, nth टर्म का क्वेश्चन है। तो अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा वो nth टर्म का ही तो पढ़ा, ये किसके लिए पढ़ा, AP के लिए, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। फर्स्ट टर्म क्या गिवन है हमारे पास 2 प्लस, अब देखिए हमें क्या निकालना है, इसमें फिफ्थ टर्म निकालनी है। हमें ये गिवन है कि हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है। फिफ्थ टर्म निकालनी है तो क्या n के प्लेस पे हम 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि n हमारी टर्म नंबर ही तो है कि कौन सी टर्म हमें निकालनी है, इसलिए n के प्लेस पे हमने यहाँ पे क्या रख दिया, 5 रख दिया। उसके बाद फर्स्ट टर्म हमारी 2 है, एडिशन का साइन एज इट इज। अब n यहाँ पे क्या है, 5 हमें गिवन है, तो 5 माइनस का 1 और कॉमन डिफरेंस भी हमें दे दिया, दैट इज हमारा 3। इससे हम ये निकाल लेंगे कि फिफ्थ टर्म पे हमारी वैल्यू क्या आएगी। हमें देखिए कितनी वैल्यूज दी हुई हैं, 1 2 3 4 वैल्यूज हमें गिवन है, बट हमें फिफ्थ टर्म का वैल्यू नहीं पता, वही हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। तो देखिए करेंगे हम आगे कैलकुलेशन, 2 एडिशन में 5 में से 1 गए 4, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ये हमारी फिफ्थ टर्म जो बनेगी यहाँ पर वो कितनी बनेगी, 14। फिफ्थ टर्म हमारी बन जाएगी 14, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, एपी का क्वेश्चन हमारा हो गया, फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 14। अब इसी तरीके से हमें ये देखना है कि हमने जीपी में कौन सी टर्म निकालनी है, फोर्थ टर्म। अरे 1 2 3 4 फोर्थ टर्म तो हमें गिवन है, फोर्थ टर्म तो हमें दी हुई है, फिफ्थ टर्म निकालनी होगी। ये गलती से हमने लिख दिया, यहाँ पे हमें फिफ्थ टर्म निकालनी होगी, राइट। फिफ्थ टर्म या कह लो, या जरूरी थोड़ी है इसके अगले वाली, मान लीजिए हमने यहाँ पे निकालनी है सेवेंथ टर्म। क्या निकालनी है, सेवेंथ टर्म निकालनी है, ठीक है। तो इसके बेस पे हम ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा काम पहले ही आसान किया हुआ है, हमें दे दिया फर्स्ट टर्म, हमें क्या दी हुई है 3, क्योंकि ऑलरेडी 3 है हमें पता है। और उसके बाद रेशो देखो, आर क्या दी हुई है, रेशो 2। कैसे आई है रेशो, हमें पता है रेशो में हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। ऐसे ही सेम 12 को 6 से करोगे वही 2 आ जाएगा, 24 को 12 से करोगे वही सेम 2 आ जाएगा। तो ये हमें रेशो पहले ही दे दी कि जो रेशो है वो हमारी क्या आएगी, 2 आएगी। अब हमें क्या फाइंड करना है, सेवेंथ टर्म फाइंड करनी है, किसमें, जीपी में। तो हमने इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा है, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला a इज इक्वल्स टू a, एडिशन में नहीं, मल्टीप्लीकेशन में क्या, r की पावर n माइनस 1। यानी कि अब हम ये देखेंगे इस फॉर्मूले से कि r जो है कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। अब हमें n की वैल्यू गिवन है, n क्या है हमारा 7, टर्म नंबर क्या दिया हुआ है 7, यानी कि अब हम ये निकालेंगे कि 7 नंबर पर कौन सी वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ पे n के प्लेस पे क्या रख दें, 7 रख दें, n के प्लेस पे 7 रख देंगे। फर्स्ट टर्म हमारी a क्या है 3 मल्टीप्लाई, और r क्या है, r भी गिवन है 2, और उसकी पावर क्या है n माइनस 1, यानी कि 7 माइनस का
1। तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमारा r है, r क्या है 2, तो 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 हमारा मल्टीप्लाई होगा 6 टाइम्स। 2 की पावर 6 का मतलब क्या है, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 टाइम्स, 7 में से बन गए 6। अब हम ये मल्टीप्लाई करके देख लेंगे हमारा आंसर क्या आएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितने टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5 और ये आ गया 6। तो यानी कि जब हमारा आंसर आएगा तो हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, इजीली मल्टीप्लाई हो जाए हमारा। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 यानी कि हमारा आंसर आएगा 64। 64 को 3 से 192, ये हमारा आंसर आएगा 192। ये आ गया हमारी 7 टर्म हमने निकाल ली, यानी कि 7 टर्म पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 192। तो ये हमने निकाल लिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं हमें, ये कई बार ए और डी हमें गिवन होता है और हमें फाइंड करनी होती है 5th टर्म या जो भी उन्होंने टर्म बोली हो। एन टर्म तो कोई भी बोल सकते हैं, वो 5 निकालो 6 निकालो 7 निकालो, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन एपी और जीपी का। अब इसमें क्या है, विच टर्म ऑफ एपी, एपी हमें दी हुई है, एक सीक्वेंस हमें दी हुई है। अब हमें ये बोला है इज 101। अब हमें वैल्यू, टर्म तो गिवन कर दी, अब हमें ये बताना है, सॉरी टर्म हमें गिवन नहीं करी, अब हमें ये बताना है कि ये जो वैल्यू है ना, जो 101 वैल्यू है, ये कौन से नंबर पर आएगी। लाइक अगर मैं बोल रही हूँ ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये मेरी सेकंड टर्म है, ये मेरी थर्ड टर्म है, ये मेरी फोर्थ टर्म है, तो इसी तरीके से जो ये वैल्यू दी हुई है ना फोर्थ टर्म की, फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या है 17, ऐसे ही जो हमारी 101 वैल्यू है ना, ये कौन सी टर्म पे आएगी। यानी कि बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। जो हमें पहले गिवन होता था अब वो गिवन नहीं है, यहाँ पे हमने सिर्फ वैल्यू दे दी और वैल्यू का ये पूछा है कि कौन सी टर्म पे ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब ऐसे ही हमें जीपी में करना है। हमें, मैं क्या कहना चाह रही हूँ इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एक्चुअल में ये जो 101 है ये मेरा क्या है, an है, n है। तो देखिए जैसे मैं ये बोल रही हूँ, ये मेरी जो वैल्यू है ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। तो यानी कि ये जो हमें a1 a2 a3 a4 इन सब की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। और ये क्या गिवन है, हमारे पास वैल्यू गिवन है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कौन से नंबर पर आएगी, कौन से नंबर पर आएगी। जैसे ये हमें दिख रहा है कि ये एक सीक्वेंस में चल रही है कि ये तो 4th नंबर पर आ रही है, पर इन्होंने ये बीच में ये क्या कर दिया, डैश 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 कर दिया, यानी कि अप टू सो ऑन कर दिया। तो यानी कि 17 के बाद और भी आगे काफी सारे नंबर्स आएंगे, लेकिन हम फटाफट से कैसे कैलकुलेट करें कि 101 कौन से नंबर पर आएगा। तो इसके लिए हमें पता है, हमें फॉर्मूला तो पता चली गया, एन टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए n हमें गिवन नहीं है, n हमें गिवन नहीं है, n हमें निकालना है, लेकिन हमें ये पूरा बता दिया कि ये जो an है ना ये आएगा 101। ये जो an है वो क्या है 101 है। विद द हेल्प ऑफ दिस हम अपना n टर्म निकाल लेंगे। अब देखिए फर्स्ट टर्म हमें पता है 5 है, इस बार हमें n नहीं पता, n हमें नहीं पता, लेकिन an हमें गिवन किया हुआ है, वैल्यू हमें गिवन पता है, वैल्यू हमें पता है, बट टर्म नंबर हमें नहीं पता। तो d क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस, 9 में से 5 गए, हमें पता है 4 होते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है, एक बार ये भी स्टेटमेंट देखिए, 4 मल्टीप्लाई n माइनस 1 का मतलब क्या है कि जो आपका डिफरेंस है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, n माइनस 1 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। d की वैल्यू तो आई है ना 4, यानी कि 4 जो है डिफरेंस जो है आपका n माइनस 1 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से आपके पास देखिए n ही नहीं गिवन, सिर्फ n ही तो वैल्यू गिवन नहीं है ना, बाकी सब आप इसकी हेल्प से निकाल लोगे। अब n, अब सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है आपने, 5 प्लस अब क्या करोगे, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करोगे, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 4 टाइम्स ऑफ n नेगेटिव में 4। अब इसे आप सिंप्लीफाई करोगे, 5 में से 4 गए, कितने होते हैं आपके 1, और एडिशन में आपका 4 टाइम्स ऑफ n दिया हुआ है। ठीक है, अब 101 जो आपको नहीं चाहिए उसको अपोजिट साइड भेज दीजिए। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा, और आप इसे कैंसल आउट करोगे तो आपको अपना आंसर क्या मिलेगा 25। तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 25।
5। 100 डिवाइडेड बाय 4 करोगे, आपको पता है 100 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 25 से डिविजिबल हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 25। तो यहाँ पे आपकी जो टर्म नंबर है वो क्या आई, ये n क्या थी आपकी टर्म नंबर, ये क्या थी आपकी टर्म नंबर। तो यानी कि 25, जैसे कि A4, यहाँ पे क्या था A4, A4 के बाद आपका कहीं ना कहीं A5 पे भी कुछ वैल्यू होगी, A6 पे भी कुछ वैल्यू होगी, इसी तरीके से A7 पे भी कुछ वैल्यू होगी। ऐसे चलते 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 आपको A25 पे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 101। 101 आप इसे क्रॉस चेक भी करते हो, यही वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, ऐसी सेम क्वेश्चन आपको ये वाला करना है, लेकिन आपका इसमें फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट है। क्या फॉर्मूला लगाते हो आप इसमें, an इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई r रेज टू दी पावर n-1। बिल्कुल सेम, इस बार भी इसमें आपको वैल्यू गिवन है लेकिन टर्म नंबर गिवन नहीं है कि कौन सी टर्म पे जो वैल्यू है 640 आपको मिलेगी। बिल्कुल वैसे ही an आपको इस बार गिवन है 640, उसमें क्या गिवन होता था, इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन किया है उसमें हमें nth टर्म गिवन होती थी, an गिवन नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे इस बार हमें an गिवन है और nth टर्म हमें फाइंड करनी है। तो हमें 640 है, an लिख दिया, फर्स्ट टर्म आपकी 5 है, मल्टीप्लाई में r का मतलब क्या होता है, रेशो। तो रेशो हमें गिवन इस बार नहीं है, रेशो हम खुद निकाल लेंगे। जब 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 20 को 10 से डिवाइड करोगे तब भी 2 आएगा, 40 को डिवाइड करोगे 20 से तब भी 2 आएगा। तो क्या आएगी, यानी हमारी रेशो 2 आ गई और n हमें गिवन नहीं है, तो हम ये यहाँ से n निकाल लेंगे। अब आप कहोगे मैम ये कैसे निकालेंगे, तो पावर में आ गया। अब कोई नहीं, एक बार देख लेते हैं कि हम ये किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करेंगे, इस 5 को हम इस साइड लेके आ सकते हैं। इस 5 को अगर मैं लेफ्ट साइड में लेके आई तो क्या ये इस तरीके से बन जाएगा, राइट, एब्सोल्युटली। अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40। ठीक है ना, हाँ जी ठीक है। अब क्या करेंगे, इधर इक्वल टू में 2 रेज टू दी पावर n-1। अब देखिए एक तरफ तो सिंपल एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, दूसरी तरफ हमें क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू की कुछ पावर दे दी। अब इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जो डायरेक्ट कर सकते हैं वो डायरेक्ट कीजिए, और जो प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से करना चाहते हैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से करिए। हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड को इस तरीके से एक्सपोनेंट की फॉर्म में बनाना पड़ेगा, ताकि हम क्या करें, उनकी पावर्स को कंपेयर करके अपना रिजल्ट निकाल पाए। तो हम क्या करेंगे, 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे फटाफट से, हमें पता चल जाएगा कि 2 की हमें कितनी पावर लेनी है। फटाफट से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अब हमें इस तरीके से काउंट करना है कि हमारी कितनी वैल्यू 2 की आ गई है। अब देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर, 2 को जब आप 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 128 मिल जाएगा। ये आप करके भी देख सकते हो। ठीक है, अगर आप 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 128 ही मिलेगा। तो 128 लिखो, या फिर 2 टाइम्स 2 रेज टू दी पावर 7 लिखो, बात एक ही है। अब देखिए हमने क्या किया, हमने इसको सोल्व करने के लिए बेस को सेम बना लिया। ये एक्सपोनेंट में हम पढ़ के आए हैं कि जब हमारे पास बेस क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो हम उनकी पावर्स को क्या करते हैं, इक्वल रख देते हैं। तो पावर्स क्या है, इस तरफ 7 है, इस तरफ क्या है n-1। तो अब हम इससे अपनी n निकाल लेंगे। n ही तो निकालना था, हमारा मेन मोटिव क्या है, n निकालना, टर्म नंबर निकालना। टर्म नंबर किसे कहते हैं, n को ही कहते हैं। तो यहाँ से हमारा जो n आया वो क्या आया, 8 आ गया। तो n की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई, n इज इक्वल्स टू 8। तो देखिए हमें क्या पता चला कि 8 नंबर पर हमारी जो वैल्यू है वो आएगी 640। जैसे सेम वहां पे बताया था, फर्स्ट टर्म पे वैल्यू 5, सेकंड टर्म में 10, थर्ड टर्म में 20, फोर्थ टर्म में 40, इसी तरीके से 5 टर्म में कोई वैल्यू होगी, 6 टर्म में भी कोई वैल्यू होगी। तो आप करोगे, जब आप इस तरीके से आगे करते जाओगे तो आपको 8th नंबर पर जो वैल्यू मिलेगी वो 640 मिलेगी। तो ये हमारे कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे कि हमारा एपी और जीपी में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। कभी नॉर्मल सीक्वेंस आपको गिवन कर देंगे, कभी आपको फाइंड कहेंगे कि फाइंड करिए nth टर्म, फाइंड 6th टर्म। इस तरीके से आपको बेसिक क्वेश्चन गिवन होंगे जो हमने क्लियर
कर लिए। नेक्स्ट वीडियो आएगी इसकी रैपिड फायर क्वेश्चन कि हमें जो समझ आया एक बार उसको हमें रैपिड फायर में भी डिस्कस कर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच।